शुरू करें? 1 मिनट और। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्नेहा ओझा। आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है कि चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, सीजीएल हो या कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी विषय से आता है। तो आज से हम इसे पढ़ेंगे, इसके सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण। तो हम इसमें ये देखेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, या फिर ये कहें कि संविधान क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? ठीक है, संविधान क्या है? संविधान वही है जिसकी वजह से आप लोग आज यहाँ पे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। संविधान वो है जिसकी वजह से हम यहाँ क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। संविधान है तभी रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम है। संविधान है तभी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के सीएम है। द्रौपदी मुर्मू जी जो एक आदिवासी जनजाति महिला है, वो देश के सर्वोच्च पद पे है, राष्ट्रपति हैं। वो किसकी वजह से? संविधान की वजह से। हमने महिलाओं को घर का मुखिया नहीं बनाया और संविधान ने महिलाओं को राष्ट्र का मुखिया बना दिया। यही संविधान की सर्वोच्चता है और यही संविधान की खूबसूरती है। लेकिन हम दो चीजें देखेंगे। सामान्यतः देखें तो संविधान से आशय ये हो जाता है कि संविधान कानूनों और नियमों का एक दस्तावेज होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राज्य का की शासन प्रणाली को निर्धारित करते हैं कि हम वहाँ पे कैसे शासन करेंगे, कैसी शासन प्रणाली को अपनाएंगे, वहाँ के नागरिकों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, वहाँ की महिलाओं के लिए क्या अधिकार रहेंगे, वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी रहेगी और कानून व्यवस्था कैसी रहेगी। तो संविधान हर जगह होता है, पहले प्राचीन समय में या मध्यकालीन भारत में, कहीं पर भी पूरे विश्व में राजा राजतंत्र होता था, राजा महाराजा होते थे तो उनका भी संविधान होता था। अगर तानाशाही है तो वहाँ पे भी संविधान है, लोकतांत्रिक देशों में भी संविधान होता है। लेकिन उन संविधानों में और लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में क्या अंतर होता है? संविधान के साथ-साथ संविधानवाद का होना अति महत्वपूर्ण होता है। तो हम देखते हैं कि ये संविधान के साथ-साथ संविधानवाद क्या है? तो इसे हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसे ये हो गया संविधान। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेंगे उत्तर कोरिया, चाइना, ठीक है, उत्तर कोरिया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया। और इधर देखते हैं संविधानवाद, संविधान प्लस संविधानवाद। यहाँ पे हो गया अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। देखिए, जहाँ पे जिन देशों में, वैसे देखें तो विश्व के तमाम देशों में संविधान है, कोई भी देश हो वहाँ पे संविधान है। संविधान भारत में भी है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, और संविधान उत्तर कोरिया में भी है, अफगानिस्तान में भी है, चाइना में भी है। तो हर जगह संविधान होता है, लेकिन संविधान के साथ साथ संविधानवाद का होना अति महत्वपूर्ण है। ठीक, संविधान से ये हो जाता है कि हम वहाँ की शासन व्यवस्था को कैसे निर्धारित करेंगे, वहाँ पे क्या व्यवस्था रहेगी, ये सारी चीजें हो जाती हैं। जिन देशों में केवल संविधान होता है, वहाँ पे जो है संविधान सर्वोच्च नहीं होता, वहाँ पे सरकार सर्वोच्च होती है। और जिन देशों में संविधान के साथ साथ संविधानवाद होता है, वहाँ संविधान सर्वोच्च होता है, वहाँ सरकार सर्वोच्च नहीं होती, वहाँ व्यक्ति विशेष सर्वोच्च नहीं होते। एक तरह से देखें संविधानवाद क्या है, संविधानवाद ये संविधानवाद मीन्स विधि का शासन, विधि का शासन, कानून का शासन। संविधानवाद मतलब विधि का शासन, कानून का शासन, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं,
तानाशाही नहीं, राजतंत्र नहीं, किसी धर्म का शासन नहीं, कि मतलब किसी देश में धर्म के द्वारा शासन नहीं चलाया जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा शासन नहीं चलाया जाएगा, वहाँ पे राजतंत्र नहीं होगा, तानाशाही नहीं होगी, तो संविधानवाद का मतलब ये होता है। विधि का शासन और कानून, या फिर कहें तो कानून का शासन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं उत्तर कोरिया में संविधान है, उत्तर कोरिया में संविधान है, चाइना में संविधान है, अफ़गानिस्तान में संविधान है। उत्तर कोरिया में किम जोंग के शब्द ही संविधान है। उनके मुख से निकले हुए जो भी बातें रहती हैं, वही कानून हो जाता है, वही विधि हो जाती है। अब अगर हम इमेजिन करें कि हम भारत में हैं, ठीक है? भारत की जगह जैसे हम उत्तर कोरिया में होते या उत्तर कोरिया में पैदा हुए होते, तो हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी होती है, हमारी जीवन शैली कैसी होती है? थोड़ा आप इमेजिन करिए। हमारे देश में कोई भी, या हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, कोई भी विपक्ष का व्यक्ति हो, वो सरकार की बहुत भर-भर के आलोचनाएँ करता है, बहुत आलोचनाएँ करता है। क्या हम उत्तर कोरिया में होते तो सरकार की इतनी आलोचना कर पाते? नहीं। हमारे यहाँ हम भारत में बैठे-बैठे पाकिस्तान के सीरियल देखते हैं, पाकिस्तान की मूवी देखते हैं। क्या हम उत्तर कोरिया में होते, तो क्या हम दक्षिण कोरिया की मूवी देख पाते? वहाँ के सीरियल देख पाते? ये एक देशद्रोह हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। शायद इसके लिए वहाँ के लोगों को फांसी की सज़ा भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे संविधानवाद नहीं है, वहाँ पे केवल संविधान है। अब यहीं पे देखिए, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, विधि की सर्वोच्चता है, सरकार की सर्वोच्चता नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें, तो अब हम देखते हैं भारत का संविधान कैसा है। और भारत का संविधान से पहले हम ये देखते हैं कि संविधान आया कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ। वैसे भारतीय विद्वानों का माने तो उनका कहना रहता है कि संविधान जो है उनकी उपज है, उनके मस्तिष्क की उपज है। लेकिन भारत से पहले अमेरिकी विद्वानों ने संविधान को अपनाया। ब्रिटेन ब्रिटेन को तो संविधान का घर कहा जाता, लोकतंत्र का घर कहा जाता है, सॉरी, ब्रिटेन को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। सबसे पहले लोकतंत्र ब्रिटेन में ही आया। तो ये हम देखते हैं कि क्या संविधान भारतीय विद्वानों की मस्तिष्क की उपज है, या फिर यूरोपीय मस्तिष्क की उपज है, यूरोपीय देशों के मस्तिष्क की उपज है। तो इसे हम पढ़ते हैं, इसे हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अमेरिका का संविधान कैसा है, ब्रिटेन का संविधान कैसा है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत का संविधान कैसा है। अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान लिखित संविधान है, लिखित। और वहीं पे ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। और ऐसे देख लें भारत का संविधान, भारत का संविधान भी लिखित है। भारत का संविधान तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। देखिए, अमेरिकी संविधान हो गया, ब्रिटेन का संविधान हो गया, भारत का संविधान हो गया। इन तीनों देशों में लोकतंत्र है, और इन तीनों देशों में लोक संविधान के साथ-साथ संविधानवाद भी है। अ, इससे आज से ये हुआ कि यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, विधि की सर्वोच्चता है, सरकार की सर्वोच्चता नहीं है। तो अमेरिकी संविधान हो गया, तो ये लिखित संविधान है, और यहाँ पे मात्र 7 अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद, और इसे बनाने में केवल 40 दिन का टाइम लगा था, मात्र 40 दिन का, केवल। अमेरिकी संविधान बनाने में केवल 40 दिन का समय लगा था, और वहीं भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ पे ये जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, तो मूल रूप से वहाँ पे 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और इसे बनने में 2 वर्ष 11, 1 मिनट, 2 वर्ष 11 माह
और 18 दिन का टाइम लगा था। अब देखिए, दोनों में कितना अंतर है। एक अमेरिकी संविधान हो गया, वो भी लिखित है, भारत का संविधान हो गया, वो भी लिखित संविधान है। अब यहाँ पे सिर्फ 7 अनुच्छेद थे और यहाँ के संविधान निर्माता जो थे मात्र 40 दिनों में संविधान को बना दिए थे। संविधान को सिर्फ 40 दिन में बनाए थे। और भारत का संविधान हो गया, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां। मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ तब 395 अनुच्छेद थे। अभी प्रेजेंट टाइम का देखें तो 448 अनुच्छेद है उसमें और 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं। और इसे बनाने में 2 वर्ष का टाइम, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का, एक तरह से देखिए लगभग 3 साल का, 3 वर्ष का टाइम लगा था भारत का संविधान बनाने में। अब यहाँ अब एक चीज और हम देखते हैं, जब अमेरिकी संविधान बन के तैयार हुआ, कब बन के तैयार हुआ अमेरिकी संविधान? ये 1787 में, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अमेरिकी संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो 1787 और फिलाडेल्फिया सम्मेलन पूछा पूछा जाता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 और वहीं भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को, और जो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जब अमेरिकी संविधान निर्माता अमेरिका के संविधान को बना रहे थे तो उस समय अमेरिका की परिस्थितियां कैसी थी, और जब भारत के संविधान निर्माता भारत का संविधान बना रहे थे तो उस समय भारत की परिस्थितियां कैसी थी। दोनों देशों की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर था। यहाँ पे उस समय क्या था? शहरीकरण था, औद्योगिकरण था, यहाँ पे संपन्नता थी। और वहां पे क्या था? शहरीकरण। क्या वहां पे शहरीकरण था? नहीं था। भारत में क्या औद्योगिकरण था? उस समय नहीं थी। क्या वहां पे संपन्नता थी? नहीं थी। यहाँ के संविधान निर्माताओं को केवल नागरिकों को आजादी देनी थी, लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं को उन्हें संपन्न आजादी के साथ साथ संपन्नता भी देनी थी। एक ऐसा संविधान बनाना था जिसके लिए, जिसकी वजह से वहां के नागरिकों में, भारत के नागरिकों में, देशवासियों की शिक्षा का विकास हो सके, उनकी शिक्षा उनका शिक्षा स्तर सुधरे, गरीबी दूर हो, उनकी उनकी जीवन शैली में सुधार हो, वो एक अच्छा जीवन जी सके। अंग्रेजों के शोषण से जो एक तरह से पशु जैसा जीवन उनका हो गया था, वो भी स्वाभिमान से जी सके, वो भी गरिमापूर्ण जीवन जी सके। ऐसा संविधान बन के तैयार करना था। ऐसा नहीं था कि पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पे शासन किया और अब वो चले गए तो हम एक ऐसा संविधान बना दें, एक ऐसी सरकार का निर्माण कर दें जो फिर वो हम पे शासन करे। संविधान निर्माताओं का संविधान बनाने का मतलब केवल ये नहीं था कि हम पे शासन करना, उन्हें एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो प्रत्येक व्यक्ति के आंसुओं को पोंछ सके, एक-एक आंसू को पोंछे, जो गांधी जी के सपनों को साकार कर सके। गांधी जी का सपना क्या था? प्रत्येक व्यक्ति के एक-एक आंसुओं का सपना, सपने से क्या क्या आशय था? एक-एक आंसू का मतलब अशिक्षा दूर करना, गरीबी दूर करना, जीवन शैली को सुधारना, ये सारी चीज़ें उसमें थी। ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, संविधान का निर्माण कोई सामान्य बात नहीं थी, ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया थी और एक बहुत चुनौतीपूर्ण था संविधान निर्माताओं के लिए, कि वो ऐसी कौन-सी व्यवस्था करें जिससे नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले। उनको ऐसा अधिकार मिले कि वो अपने जीवन का या अपने जीवन शैली को सुधार सकें, वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकें, उन्हें राजनीतिक अधिकार मिले, सामाजिक आर्थिक अधिकार मिले, सभी समाज के मुख्य धारा में आएँ, कोई गरीब-अमीर जैसी ये भेदभाव ना रहे, छुआ-छूत ना रहे। ये सारी चीज़ों से दूर करना, महिलाओं को अधिकार हो, बच्चों के लिए अधिकार हो, बुजुर्गों के लिए बात की जाए, ऐसे संविधान का निर्माण करना था। कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। अब भारतीय संविधान को डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार हम ब्रिटेन के संविधान को देख लेते हैं। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। वहाँ वहाँ की जो परंपराएँ हैं, वहाँ के जो आदर्श हैं, वहाँ के जो मूल्य हैं,
उन्हीं को संविधान के रूप में अपना लिया गया है। यहाँ का संविधान कहीं लिखा नहीं गया है कि ये सारी चीज़ें लिख दी जाए और जहाँ पे जैसे होगा उस हिसाब से उसके अनुसार काम किया जाएगा। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान। क्यों अलिखित संविधान है? क्योंकि वहाँ के प्रत्येक जनमानस में संविधान है, संविधानवाद है। वहाँ का प्रत्येक नागरिक राजनीतिक रूप से वो राजनीतिक चीज़ों की उसको जानकारी है, सामाजिक आर्थिक रूप से वो संपन्न है। अगर संपन्न नहीं भी है, तो उसे हर चीज़ों की जानकारी है, वो अवेयर है, वो तो वहाँ के जो नागरिक हैं, देखिए, एक चीज़ और इसको समझने से पहले हम एक चीज़ ये समझते हैं, जैसे अभी हम क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक? वहाँ पे कोई बच्चा है या फिर कोई स्टूडेंट है, वो किसी तरह का शोर शोर कर रहा है, वो बात नहीं मान रहा है, तो टीचर क्या करता है कि उसे डाँटता है, धमकाता है या फिर क्लासरूम से निकाल देता है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, ठीक है? और वही एक क्लासरूम है जहाँ सभी बच्चे शांति से सुन रहे हैं, टीचर को एक बार भी ज़रूरत नहीं पड़ रही कि वो बच्चों से कहे कि हाँ, आप शांत रहिए, आप मेरी बात सुनिए, ये आपके लिए ज़रूरी है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए। बच्चे बिना कहे ही उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो वो पहले से नियंत्रित हैं। तो ऐसे ब्रिटेन के लोग थे जो पहले से नियंत्रित थे। नियंत्रित उसे किया जाता है जो बाहर से अनियंत्रित हो, जो अंदर से नियंत्रित हो उसे नियंत्रित नहीं किया जाता है। तो लिखित संविधान उसके लिए होता है जो नियंत्रित ना हो। जो नियंत्रित है उसके लिए लिखित संविधान नहीं होता। जो बातें दिल में बैठ गई, मस्तिष्क में बैठ गई, वो बातें लिखी नहीं जाती हैं। अब एक-एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। एग्ज़ाम्पल एक, जैसे अभी ब्रिटेन में वहाँ की जो महारानी थी उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी, ठीक है? और लगभग 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी और लेकिन एक भी व्यक्ति अपनी लाइन से इधर-उधर नहीं होता है, वो लाइन को तोड़ता नहीं, वो लाइन टूटती नहीं। 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या भारत में ऐसा हो सकता है? में इतनी लंबी लाइन लग जाए, मुझे तो लगता है यहाँ पे आधा किलोमीटर भी या 1 किलोमीटर के आस-पास भी लाइन लग जाए, तो इसमें धक्का-मुक्की होने लगती है। तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा इतना पेशेंस है उनके अंदर, इतना धैर्य है, उनके अंदर स्वयं में संविधानवाद है, तो वहाँ पे संविधान लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देख लें अपने यहाँ का, अभी आप स्टेशन जाइए, वहाँ पे आप खड़े रहिए, कोई भी ट्रेन आती है, वो ट्रेन जैसे रुकने वाली रहती है, वो रुकी नहीं रहती है, रुकने वाली रहती है। तभी उसके जो भी डिब्बे रहते हैं, चाहे जनरल के हों, चाहे एसी के हों, सभी अपना भागते रहते हैं और ट्रेन रुकने तक सारे डिब्बे भर जाते हैं। जनरल के डिब्बे तो पूरे भर जाते हैं, कोई अपना कैब फेंक के वहाँ पे बैठ रहा है, कोई बैग फेंक के वहाँ पे अपनी सीट को रिज़र्व कर ले रहा है। जबकि ट्रेन में हर जगह, हर डिब्बे पे लिखा होता है कि चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, चलती ट्रेन से नहीं उतरना है। वो चीज़ें लिखी हुई हैं, बगल में ऐसे लिखी हुई हैं, विंडो के पास में लिखी हुई हैं, गेट के पास में लिखी हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ़ लिखी हुई हैं, हम उसे अपना नहीं पा रहे, अपने अंदर उसे समाहित नहीं कर पा रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे संविधान में ये चीज़ें नहीं हैं, इसमें संशोधन कर दिया जाए, संशोधन करके ये चीज़ें ला दी जाए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम स्वयं में भी तो संशोधन कर सकते हैं। संविधान चाहे जितना अच्छा हो जाए, जब तक हम स्वयं में संशोधन नहीं करेंगे, कोई भी संविधान वो चाहे जितना बेहतरीन हो, चाहे जितना अच्छा हो, वो सफल नहीं हो सकता। कोई भी सरकार हो, वो सफल नहीं हो सकती, फिर वो चाहे जितना अच्छा काम करे। हमें स्वयं में नियंत्रित होना पड़ेगा, हमें स्वयं में वो संशोधन करने होंगे। अभी रिसेंट में है एक प्रोग्राम था, जैसे जी20 सम्मेलन हुआ था हमारे यहाँ, तो वहाँ पे जो है गमले से सजाया गया था, ठीक है? और एक व्यक्ति आता है, वो अपनी कार से आता है और उसके मुझे लगता है उसकी जो कार रहती है अ, च 40-50 लाख के आस-पास की उसकी कार रहती है। वो कार से आता है और वो कार के पीछे की जो डिग्गी रहती है उसको खोल के वो गमले को उसमें रखता है। मतलब कोई व्यक्ति इतनी महँगी कार से आ रहा है और वो 150 के गमले को भर के लेके जा रहा है। अब ये कितनी शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से उन्हें पिछड़े हुए हैं, उन्हें वो जानकारी नहीं है। वो संविधान को नहीं जानते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि वो नागरिक हैं तो उनको अधिकार है, लेकिन नागरिक होने के साथ-साथ जो अधिकार मिले हैं, उसके साथ-साथ हमारे हमारे लिए कर्तव्य भी है। हम नागरिक हो के हम अपने देश के लिए या नागरिक होने का क्या कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें उस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, इसके निर्माण की प्रक्रिया कैसी थी।
कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसा विकास हुआ, क्या-क्या प्रक्रियाएँ थी, कौन-कौन सी समितियों का गठन हुआ था, किस तरह से संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया, इतने अच्छे, इतने बेहतरीन संविधान को बनाया। तो चलिए अब हम उस पे बात करते हैं। अब देखिए, संविधान क्यों और कैसे एक एक मिनट बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएँ, जिससे समाज के सदस्यों में समन्वय और विश्वास बना रहे। 1 मिनट, ये कैसे हो रहा है? देखिए, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएँ जिससे समाज के सदस्यों में समन्वय और विश्वास बना रहे। बुनियादी नियमों से क्या आशय होता है? बुनियादी नियमों का मतलब एक जो हमारे नागरिक हैं, हमारे देशवासी हैं, उनके लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी कम से कम एक ऐसा संविधान का निर्माण करें, जो उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जैसे उनकी शिक्षा का विकास कर सके, उनकी शिक्षा के स्तर को सुधार सके, उनके जीवन शैली के स्तर को सुधार सके, उनकी गरीबी को दूर करे, रोज़गार का सृजन करें, महिलाओं के लिए अधिकार है, बच्चों के लिए अधिकार है, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है, जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए अधिकार हैं, बुजुर्गों के लिए अधिकार है। तो एक ऐसे संविधान का निर्माण करना कि अगर वो कुछ ना दे, तो कम से कम उनकी बुनियादी ज़रूरतों को तो पूरा कर सके। तो ये ऐसे संविधान के निर्माण की यहाँ पे बात की गई। अब क्या है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? देखिए, संविधान में क्या-क्या बात की गई? संविधान में क्या-क्या बात की गई? निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? सरकार कैसे निर्मित होगी? राज्य का निर्माण कैसे होगा? वहाँ की शासन प्रक्रिया कैसी होगी? एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण संविधान के द्वारा किया जाएगा। मीन्स हम यहाँ के देशवासी, यहाँ के नागरिक अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए एक ऐसे उनके एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना या एक ऐसे माहौल का निर्माण करना, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना, जिसमें वो अपने व्यक्तित्व का एक अच्छे से विकास कर सके, उसका चहुमुखी विकास कर सके, ठीक है? तो इससे आशय ये है, तो संविधान ने वो सारी शक्तियाँ संविधान के द्वारा सरकार को मिली हैं। अब दूसरा देखते हैं, संविधान सभा का स्वरूप। सभा का स्वरूप कैसा था? बहुत सारे आलोचक जो थे, भारतीय विद्वान या फिर विदेशी विद्वान जो थे, बहुत सारे आलोचकों ने ऐसा आरोप लगाया कि संविधान सभा में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। संविधान सभा एक कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। वहाँ पे यहाँ के जो जनमानस थे, यहाँ के जो नागरिक थे, यहाँ के जो भारत के जो देशवासी थे, उनका प्रतिनिधित्व नहीं था संविधान सभा में, ऐसा आरोप लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिए, भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व था, बिल्कुल सही। विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान का निर्माण हुआ। जब संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उस समय भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गया। तो उस समय जो संविधान सभा के में जो मेंबर थे, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उसमें से 1/4 लगभग 40% के आसपास के लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, ठीक? तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में एक अच्छे संविधान का निर्माण करना, ये कितना मतलब कितना चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा। नागरिकता की अवधारणा, संविधान में नागरिकता की अवधारणा दी गई, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार दिए गए, महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए गए, नागरिकों को के लिए वो विशेष अधिकार दिए गए, ठीक है? कांग्रेस का वर्चस्व, देखिए, कांग्रेस का वर्चस्व, अभी हमने बात की कि संविधान सभा आलोचकों का ऐसा आरोप लगता है कि संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कांग्रेस में क्या था कि विविधताओं और सभी विचारधाराओं, विविधताओं से क्या तात्पर्य है? विचार क्यों नहीं रहा? 1 मिनट, ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। विविधताओं से क्या आशय है? एक
संविधान सभा में जो भी मेंबर थे, जो भी सदस्य थे, कोई कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई एंग्लो इंडियन है, कोई अल्पसंख्यक है, महिलाएँ हैं, 15 महिलाएँ संविधान सभा में थीं और सभी विचारधाराओं के लोग थे। कोई पेशे से वकील है, तो कोई शिक्षक है, कोई उद्योगपति है, तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता है। और सबसे पहले संविधान सभा में किसी भी चीज़ को लेके मतदान नहीं हुआ था, लेकिन भाषा को लेके वहाँ पे मतदान करवाया गया था। जैसे जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे, वो कहते थे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और जो साउथ इंडिया के लोग थे, वो कहते थे कि इंग्लिश एवर, हिंदी नेवर। तो ये सारी बातें थी, ये सारी विविधताएँ थी, लेकिन संविधान सभा में सभी धर्म के लोग थे, हर पेशे के लोग थे, वहाँ पे महिलाएँ भी थी, अल्पसंख्यक भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, हर तरह के लोग थे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि संविधान सभा में भारतीय नागरिकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उन्हीं के द्वारा चुने हुए लोगों ने संविधान का निर्माण किया था। आगे हम देखते हैं। कामकाज संविधान के कामकाज की शैली क्या थी? सार्वजनिक विवेक का महत्व, विचार-विमर्श, वाद-विवाद। सार्वजनिक विवेक का महत्व सार्वजनिक जो मुद्दे थे, जो समाज से रिलेटेड थे, जो समाज के कल्याण या लोक कल्याण से रिलेटेड जो विषय थे, लोकहित से संबंधित जो विषय थे, उन पे बात की जाए, उन पे विचार-विमर्श किया जाए, उन पे वाद-विवाद किया जाए। ऐसा था कि संविधान सभा में बहुत सारी बड़ी कमेटियाँ थी, बहुत सारी छोटी-छोटी कमेटियाँ थी। 8 बड़ी कमेटियाँ थी, तो उसमें ये होता था कि सभी कमेटी जो है, अपने विचार को, अपनी बातों को एक किस प्रारूप समिति के सामने रखती थी, किसी एक कमेटी के सामने रखती थी और फिर वो सभी लोग उन पे उस प्रारूप पे चर्चा करते थे, कि इनमें से क्या चीज़ें रखी जाए संविधान में, क्या चीज़ें नहीं रखी जाए। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझ लें, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार पे जैसे बहस हो रही है, वाद-विवाद हो रहा है कि ये अधिकार नागरिकों को दिया जाए, ये अधिकार देना सही रहेगा, ये अधिकार देना नहीं सही रहेगा। तो एक उसपे प्रारूप तैयार किया जाता था, फिर उसमें जो-जो चीज़ें और ऐड की जाती थी, वो फिर ऐड होती थी, जो चीज़ें नहीं उसमें से हटाई जानी रहती थी, वो हटाई जाती थी और फिर एक फाइनल जो है उसका खाका तैयार किया जाता था, एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाता था, जिसे फिर संविधान में ऐड किया जाता था। तो इस तरह से इस ये ऐसी प्रक्रिया थी संविधान निर्माण की। ठीक है? अब आगे देखते हैं। संविधान को प्रभावी बनाने वाले कारक। अभी हम बात करें सार्वजनिक विवेक का महत्व, समाज सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात उसमें निहित हो, समाज के जो प्रत्येक वर्ग के लोग हों, प्रत्येक समुदाय के लोग हों, चाहे वो जिस धर्म से बिलॉन्ग करते हों, चाहे उनकी भाषा जो भी हो, चाहे उनका रंग रूप जैसा भी हो, सभी को समान माना जाए, सभी को एक मुख्य धारा में लाया जाए, फिर वो चाहे गरीब हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे जो भी हो, चाहे निम्न जाति का व्यक्ति हो, उसे एक मुख्य धारा में लाया जाए, उसे ऐसा अवसर दिया जाए, ऐसे अधिकार उसे प्रदान किए जाएँ जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, खुद को स्वयं को एक अच्छी जीवन शैली दे सके और एक गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। 8 मुख्य कमेटियाँ थीं, इस पे हम अभी बात किए और आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अखबारों व आम लोग सत्र में शामिल हो सकते थे, बिल्कुल सही है। अखबारों में मीडिया या प्रेस कह लें, ये लोग भी संविधान सभा में जो भी बातें हो रही हैं, ये लोग भी या आम लोग भी वहाँ पे शामिल हो सकते थे, उसको सुन सकते थे, उसको देख सकते थे, कि कैसे-कैसे, क्या-क्या बातें हो रही हैं, कैसे हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा है। अब राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, नैतिक प्रतिबद्धता। इससे आशय क्या है? आंदोलन की विरासत, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे भारत की आज़ादी के समय जो भी आंदोलन हुए थे, तिलक जी ने जो किया था, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी ने जो भी चीज़ें की थी, जो भी आंदोलन किए थे, चाहे वो अ अ, उ उस आंदोलन के दौरान वो कितनी बार जेल में गए, कितनी सारी यातनाएँ सहे, वो वो अपने व्यक्तिगत हित को साइड में रख के राष्ट्रीय हित के बारे में सोचे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा देश के लिए अपने जीवन को अपने जीवन को दाँव पे लगाने के लिए। तो वो जिन आदर्शों की बात कर रहे थे, जिन मूल्यों की बात कर रहे थे, वो जिन अधिकारों के लिए लड़ रहे थे कि हमारे नागरिकों को ये अधिकार दिए जाए, ये आदर्श रहें, ये मूल्य रहें। वो जिन उनकी लड़ाइयाँ जिन बातों के लिए थी, उन बातों को संविधान में निहित किया जाए। तभी एक अच्छा संविधान बन के तैयार होगा। तभी उनके लिए उनके इस त्याग को उनके इस त्याग को मतलब अच्छे से हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ये सारे चैलेंजेस थे संविधान निर्माताओं के सामने। संस्थागत व्यवस्थाएँ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 व्यवस्थाएँ थीं। अब इसके आगे हम देखते हैं
संविधान सभा की मांग। देखिए, अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग कैसे होती है? सर्वप्रथम 18 अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। मोतीलाल नेहरू जिसको प्रस्तुत करते हैं और जो संविधान सभा के निर्माण के लिए एक स्पष्ट कदम रहता है, इस दिशा में एक स्पष्ट प्रयास रहता है। फिर उसके बाद ये भारतीय नहीं है, ये भारतीय नहीं है, ये भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये चीज़ें जो दी हुई हैं। भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन की बात कही थी। एम.एन. रॉय जो थे वो पहले गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, उनके साथ बहुत सारे आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। फिर वो मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, अपना एक दल बना लिया। फिर आपातकाल के दौरान उनकी भूमिका काफ़ी अच्छी रही है। तो एम.एन. रॉय जो थे वो भारतीय राजनीति में हम सक्रिय भूमिका के तौर पे जाने जाते। एक बहुत ही अच्छे नेता थे, राजनीतिज्ञ थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात को रखा था। अब 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसका क्या आशय है? देखिए, 1935 में कांग्रेस मांग करती है संविधान सभा के गठन की और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में कहा कि हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे जो संविधान निर्माण करेगी और इस संविधान सभा के गठन के लिए एक वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये चुनी जाएगी। भारत के जो नागरिक हैं वही इसमें भाग लेंगे, वही वोट करेंगे, फिर जो मेंबर चुन के आएँगे और वही संविधान सभा में रहेंगे और उन्हीं के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसमें किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसी बातें कही। अब 1940 में नेतृत्व के अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की पहली बार बात स्वीकारी गई। ठीक है? अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बाद पहली बार स्वीकार की गई। अब इसके बाद क्या? फिर अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन में ये बात दोहराई गई। क्रिप्स मिशन जो था 1942 में, देखिए उस समय जो है ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में विजेत था और ब्रिटेन चाहता था कि भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करें, साथ दें और वो मनमाने तरीके से भारतीयों का सहयोग चाहते थे। जिससे भारतीय इसकी आलोचना कर रहे थे कि हम ये बार-बार हमसे ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ था, फिर ऐसे सेकंड वर्ल्ड वार में होता है। ये हमसे सहयोग माँगते हैं, हम सहयोग कर देते हैं, फिर बदले में अपनी माँगों से अपनी बातों से हट जाते हैं, मुकर जाते हैं और हमारी माँगों को पूरा नहीं करते हैं। तो भारतीय इसकी बहुत आलोचना कर रहे थे, जिसके जवाब में जिसकी सफाई के तौर पे ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था और इसमें मुस्लिम लीग का ये कहना था, मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार किया था और मुस्लिम लीग का ये कहना था कि हमें जो है भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र होंगे और हमें 2 संविधान निर्माण के लिए 2 संविधान सभा के गठन के लिए हमारी माँग को पूरा किया जाए। तो मुस्लिम लीग इसलिए इसको अस्वीकार करती है और ये माँग उनकी पूरी भी नहीं होती है। फिर उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा जाता है। 1 मिनट। 1942 ये फिर कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। जब भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आता है तो उस समय ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी रहती है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो क्लेमेंट एटली बन जाते हैं और उनका कहना रहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर दिया जाए और भारतीय स्वतंत्र हैं, अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में वो स्वतंत्र हैं, वो स्वयं अपने लिए एक संविधान सभा का गठन कर सकते हैं, एक संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो भारतीयों के लिए ये बातें कही गई और उनकी मांग को पूरा किया गया और फिर उसके पश्चात संविधान सभा का गठन हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं हम
कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। 389 में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत से थी, 292 सीटें 11 गवर्नर के प्रांतों से थी और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थी। ठीक, इसको आप जान लीजिए थोड़ा डिटेल में, बाकी इतना पूछा नहीं जाता, इतना फैक्ट नहीं पूछा जाता है, पर आप जानते रहिए। अब फिर प्रत्येक 10 लाख के लोगों पर एक सीट आवंटित की जाती थी। एक ये क्वेश्चन आता है कितने लाख मतलब कितनी जनसंख्या पे एक सीट या एक मेंबर को चुना जाता था, तो 10 लाख की जनसंख्या पे जहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या वहां पे एक मेंबर को एक मेंबर के लिए फिर एक सीट रखी जाती थी। ठीक है, अब प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों को, एक मिनट यहाँ पे अब हम देखते हैं, चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुना जाता था। एकल संक्रमणीय मत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, इसको हम जानते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई और बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, या फिर आम आदमी पार्टी हो गई। ये 3 पार्टियां हैं। अगर हम कहें कि हम किसे वोट देंगे, तो अगर हम कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, तो हम वोट देने जाएंगे, वहां पे जो कमल का बटन रहेगा उसको प्रेस करेंगे और मेरा वोट पड़ जाएगा और हम बाहर निकल आएंगे। आप जाएंगे, मान लीजिए आप कांग्रेस को दे रहे हैं, वहां पे जो पंजा बना रहता है उस पे आप उस बटन पे आप प्रेस करेंगे और आपका वोट पड़ जाएगा और फिर आप वापस चले आएंगे। लेकिन एक ये होता है प्रत्यक्ष मतदान और ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान। इसमें इसकी प्रक्रिया क्या रहती है, जैसे ABC है, मीन्स जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां हैं। ठीक है, ठीक है। और अब हम जाते हैं, मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो बीजेपी है, हम फर्स्ट पे बीजेपी को रखते हैं, फिर सेकंड पे जो है हम कांग्रेस को रख देते हैं, फिर हम थर्ड पे जो है आम आदमी पार्टी को रख देते हैं। तो हम वरीयता क्रम में वोट देते हैं कि मेरी पहली पसंद बीजेपी है और दूसरी पसंद मेरी कांग्रेस है और तीसरी पसंद जो मेरी है वो आम आदमी पार्टी है। तो इस क्रम में इसका चुनाव होता है और ये चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ और जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 79 सीटें मिली और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। जो ये आरोप लगाया जा रहा था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था, उसमें भारतीय लोग नहीं थे, भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व नहीं था। लेकिन देखिए, ये प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा तो नहीं होता है कि हम प्रत्येक नागरिक उसमें शामिल हो और वोट दें, लेकिन वो हमारे हमारे ही बीच से चुने हुए मेंबर थे। हमने उनको अप्रत्यक्ष तरीके से चुना था, लेकिन वही वही लोग थे संविधान सभा में, वही वही प्रतिनिधि थे जो भारतीय जनमानस को प्रतिनिधित्व करते थे, भारतीय नागरिकों के लिए के हितों की बात करते थे। तो प्रत्येक समुदाय के लोग थे, प्रत्येक धर्म जाति के लोग थे, महिलाएं भी थी, उसमें अल्पसंख्यक भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है भारत संविधान सभा में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय थे, भारतीय ईसाई भी थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं भी थी। महिलाएं 15 महिलाएं थी। ठीक है, अब हम देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 में होती है। संविधान सभा में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं शामिल होते, एक गांधी जी और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, पाकिस्तान की मांग, 207 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना जाता है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। और ये क्यों चुना जाता है, जैसे इससे इसको जो है फ्रांस की
प्रणाली से मतलब फ्रांस के संविधान से प्रभावित होके ऐसा इन भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसा किया था। जब फ्रांस का संविधान बन रहा था तो वहाँ के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ जो नेता थे, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था और फिर उसके बाद उन्हीं के द्वारा फिर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। तो हमारे संविधान निर्माता जो भी संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे वो इसी परंपरा को फॉलो किए थे। ये परंपरा फ्रांस की थी। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य बना दिया जाता। फिर यही 11 दिसंबर 1946 को ये बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। सॉरी, बार-बार सदस्य निकल जा रहा है। स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसकी पहली बैठक कब हुई? इसकी दूसरी बैठक कब हुई? पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को होती है, तो इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया जाता है? बी.एन. राव को। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और 16 जुलाई 1947 को बी.टी. कृष्णामाचारी को सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब इसमें आ जाते हैं हम। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव आता है। पंडित नेहरू, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में प्रस्तुत किया था, पेश किया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा के समक्ष रखते हैं। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रहता है, ये आगे चल के संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया जाता है, या स्वीकार करना क्या, उसका प्रस्तावना का आधार बनता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या-क्या चीजें निहित थी उसको हम देखते हैं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य व प्रशासन चलाने के लिए एक संविधान निर्माण की घोषणा करती है। भारत एक स्वतंत्र से आशय, भारत स्वतंत्र संप्रभु उम, इससे आशय भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रहेगा। आंतरिक मामले, उसकी शासन प्रणाली कैसी होगी, उसमें किन्हें क्या अधिकार दिए जाएँगे, उसमें महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, अल्पसंख्यकों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, उन्हें क्या अधिकार दिया जाएगा, आरक्षण की कैसी व्यवस्था रहेगी। तो ये उनके भारत के आंतरिक मामले हो गए कि वो क्या योजनाएँ लाएगी, कौन से कानून का निर्माण करेगी, कौन से कानून को रद्द करेगी, तो ये भारत के आंतरिक मामले हो गए। इसमें किसी भी बाहरी सत्ता का या विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। और ये भारत का आंतरिक मामला हो गया। और भारत का बाहरी मामला क्या होता है? ब बाहरी मामला से ऐसा ये है कि भारत अपनी विदेश नीति के निर्धारण में संप्रभु है, वो स्वतंत्र है। भारत को किस देश के साथ में कौन से समझौते करने हैं, कौन सी संधियाँ करनी है, या फिर किस देश के साथ में कौन से समझौते या संधियाँ नहीं करनी है, तो भारत इस मामले में स्वतंत्र है, वो संप्रभु है। भारत चाहे तो किसी का मित्र देश बन सकता है, किसी का शत्रु देश बन सकता है, या फिर तटस्थ रह सकता है। वो भारत की इच्छा है कि उसे किसे अपना मित्र बनाना या किसे नहीं बनाना। वैसे भारत कभी शत्रु नहीं बनाता है, भारत कभी आगे से वार नहीं करता है। लेकिन हाँ, आज का जो भारत है, अगर कोई वार करता है तो फिर भारत उसको छोड़ता भी नहीं है। तो ये भारत की ये उदारता है, ये भारतीय परंपरा है, जो ये भारत की नैतिकता है कि भारत कभी भी मानवता के लिए उनके विरुद्ध कोई काम नहीं करता। भारत कभी भी किसी भी देश पे पहले आक्रमण नहीं किया है। ये भारत की महानता है। और संप्रभु गणराज्य का मतलब यहाँ का देश का जो मुखिया होगा, वो संविधान सभा द्वारा सॉरी सॉरी भारत का जो भारत का जो मुखिया होगा, मीन्स जो भारत का राष्ट्रपति होगा। गणराज्य का आशय ऐसा है कि एक ऐसी शासन सत्ता का निर्माण करना जिसमें शासन का जो राजा होगा वो नागरिकों के बीच से चुन के जाएगा। वो वंशानुगत नहीं होगा कि कोई राजा है उसका बेटा राजा बन जाए या उसकी बेटी राजा बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं,
तो वो एक आदिवासी जनजातीय महिला थी। वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, या कहें पहली भारतीय हैं जो आदिवासी समुदाय से आती हैं। ये भारत के लोकतंत्र की कितनी अच्छी बात है, कितनी खूबसूरती है कि हम में से कोई भी भारत का नागरिक हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति से आता हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति से आता हो, उसके लिए देश का सर्वोच्च पद उसके लिए खुला हुआ है। राष्ट्रपति का पद देश का सबसे मर्यादित पद होता है, सबसे सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, गणराज्य व प्रशासन चलाने के लिए एक संविधान निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल, अब भारत क्षेत्र के अंतर्गत भारत क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से भूभाग आएंगे उसका वर्णन है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, जो ब्रिटिश भारत जिस पे अंग्रेजों ने शासन किया था, ब्रिटिश भारत हो गया। भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र जहाँ पे भारतीय राजाओं का शासन था, वो क्षेत्र हो गया। तथा भारत के बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ है, ये ये गलत लिखा हुआ है इसमें, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। अगर एक ब्रिटिश भारत जहाँ पे अंग्रेजों ने शासन किया था, वो जो भूभाग है, और भारतीय राजाओं ने जहाँ पे शासन किया था, वो जो भूभाग है, या कोई ऐसा भूभाग जो भारत में शामिल होना चाहता है, तो इन सारे भूभाग को मिला के उसे एक मतलब भारत बोला जाएगा, गणराज्य बोला जाएगा। इतना सारा भूभाग, ये सारा क्षेत्रफल जो है भारत के अंतर्गत आएगा, भारत की सीमा के अंतर्गत आएगा। अब इसमें संप्रभु भारत की जनता होगी, भारत के सभी नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान संविधान की जो प्रस्तावना है उसे जब बनाया, तो पहले ये बातें हो रही थी कि उसकी प्रस्तावना की स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। कुछ लोगों ने कहा कि हम ईश्वर के नाम से करते हैं प्रस्तावना की स्टार्टिंग, जैसे इसे ईश्वर के नाम से करने का एच बी कामत थे, तो वो कह रहे थे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ईश्वर के नाम से स्टार्ट करते हैं। और और फिर कुछ लोगों ने कहा कि, कुछ विद्वानों ने कहा कि गांधी जी के सिद्धांतों से शुरू करते हैं, लेकिन अंबेडकर जी और एच.एन. कुंजरू जी थे, तो इन्होंने इस बात को अस्वीकार किया, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ से स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, हमने संविधान को बनाया है और हमने स्वयं संविधान को अपनाया है। तो हम भारत के लोग क्या हो गए? संप्रभु हो गए। भारत की सारी राजनीतिक शक्तियाँ किसके पास हैं? भारतीय जनता के पास हैं, भारतीय जनमानस के पास है। संप्रभु कौन है? बाकी जो भी है वो सेवक है जनता के। जनता सर्वोच्च है, जनता संप्रभु है। तो जनता क्या है? संप्रभु है। भारतीय जनता क्या है? संप्रभु है। अब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या-क्या बातें की गई, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आगे चल के आधार बनती है। न्याय न्याय की व्यवस्था की गई, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? समाज के कल्याण, जिसमें समाज के कल्याण की बातें की गई हो, देश के हित की बातें जिसमें की गई, जिसमें संसाधनों का समान वितरण हो, नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, उन्हें अपने व्यक्तित्व को निर्माण के लिए उन्हें सभी को एक समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो ये सामाजिक न्याय होता है। और आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है कि कोई गरीब है, कोई बहुत गरीब ना रहे या कोई बहुत अमीर ना रहे, दोनों के बीच में ये जो इतना बड़ा गैप हो जाता है, इतनी बड़ी जो खाई बन जाती है, इसे सीमित करना या इसे खत्म करना। संसाधनों का समान वितरण हो, जो बहुत गरीब हैं उन्हें कुछ रिजर्वेशन देके उन्हें मुख्य धारा में लाना, उन्हें बाकी जो अमीर हैं उनके समान लाना, ये आर्थिक न्याय हो गया। और राजनीतिक न्याय में वोट देने का अधिकार। 18 वर्ष से जो
18 वर्ष या 18 वर्ष से जो अधिक आयु के व्यक्ति हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। ये नहीं होगा कि अगर कोई ज़्यादा पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, वो 2 वोट दे सकता है, या जो कोई कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, वो 1 वोट दे सकता है, या जो अनपढ़ है, वो बिल्कुल वोट नहीं दे सकता, या जो अमीर है, वो 2 वोट दे सकता है, वो 3 वोट दे सकता है। तो अमीर, गरीब, अ अ, अनपढ़ या जो बहुत पढ़ा-लिखा है, सब समान है। हम भी 1 वोट देते हैं, अडानी-अंबानी भी 1 ही वोट देते हैं। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अनपढ़ है, वो भी 1 ही वोट देता है। तो सभी व्यक्ति राजनीतिक रूप से समान हैं। सभी को 1 ही वोट देने का अधिकार है, या फिर सभी को वोट देने का अधिकार है, और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है। तो ये राजनीतिक न्याय हो गया। अम्बेडकर जी ने कहा था कि देखो अगर हम व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिए, तो हमने उन्हें राजनीतिक न्याय दिला दिया। लेकिन राजनीतिक न्याय दिलाने से लोकतंत्र सफल नहीं हो जाता जब तक सामाजिक और आर्थिक न्याय न दिया गया हो। अम्बेडकर जी ने यही कहा था कि राजनीतिक न्याय दिलाने से लोकतंत्र नहीं सफल होगा जब तक कि सामाजिक और आर्थिक न्याय उन्हें न दिया जाए। और राधा कृष्णन जी ने एक बात कही थी कि अगर कोई भूखा है, कोई अनपढ़ है, कोई अशिक्षित है, कोई भूख के मारे मर रहा है, कोई भटक रहा है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे संविधान का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। फिर वहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता नहीं आएगी, फिर वहाँ पे संविधान सफल नहीं होगा, फिर वहाँ पे लोकतंत्र सफल नहीं होगा। मतलब जो सबसे गरीब व्यक्ति है, अगर उसका विकास होता है, उसका उत्थान होता है, तो समझिए संविधान सफल है। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। विचार, हम क्या सोचते हैं, हमें सोचने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, हम क्या व्यक्त कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता है। हम नहीं बोल रहे हैं, उसकी भी हमें स्वतंत्रता। अब कोई हमसे ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकता। हम ये बात भी है, हमारे पास इस चीज़ की भी स्वतंत्रता है। विश्वास, हमारे बिलीव किसमें है, उसकी स्वतंत्रता है। धर्म, हम किस धर्म के हैं, हम किस धर्म को मनाना पसंद करते हैं, किस धर्म को अपनाना पसंद करते हैं, किस धर्म का प्रचार-प्रसार करना पसंद करते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता। अगर हम चाहें किसी धर्म को ना भी अपनाएँ, या ये कहें कि हमारा कोई धर्म नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है, वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, वो कहता है कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं किसी को नहीं पूजता हूँ, मैं नास्तिक हूँ। तो उसे भी उतना ही सम्मान दिया जाए, वो भी उतने ही गरिमापूर्ण तरीके से अपने जीवन का निर्माण करे या जीवन यापन करे, जैसे बाकी के प्रत्येक व्यक्ति करेंगे। उपासना की स्वतंत्रता, हम किन्हें पूजते हैं, हमें उसकी स्वतंत्रता प्राप्त है। समता समता कौन प्रतिष्ठा और अवसर, हम अपने सम्मान का ध्यान रखेंगे, उसके साथ-साथ हम दूसरों के भी सम्मान का ध्यान रखेंगे। ये जो है प्रतिष्ठा में आती है। और अवसर, सभी व्यक्ति को, फिर वो चाहे समाज के जिस तबके से आता हो, फिर वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो या काला हो, महिला हो या पुरुष हो, पिछड़ा हो या जनजातीय समुदाय से आता हो, या उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, सभी को समान अवसर मिलेंगे, रोजगार के समान अवसर मिलेंगे। और अगर ये इतनी सारी बातें हैं, तो ऐसा जो समाज रहेगा, ऐसा जो राष्ट्र रहेगा, उसमें एकता रहेगी, उसमें अखंडता रहेगी, उसमें संप्रभुता रहेगी। और फिर मूल अधिकारों की बात की गई, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिले, ये बात की गई। तो ये सारी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में थी। अब संविधान की जो फिर ये आगे चल के हमने अभी बात की कि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था, यही आगे चल के संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है, और फिर इसे 22 जनवरी 1947 में अपनाया गया। अब यहाँ पे देखते हैं, इसे आप थोड़ा-सा देखो और इसे नोट डाउन करिए। देखिए, संविधान सभा अ, में संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें बहुत सारी बड़ी समितियाँ थी और बहुत सारी छोटी-छोटी समितियाँ थी। तो जो 8 बड़ी मुख्य कमेटियाँ थीं, वो सारी ये है। संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी थे।
और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जिसके भी अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति पटेल जिसके अध्यक्ष थे, प्रारूप, इसमें जो प्रारूप समिति है ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति है। हमारे हम कोई भी एग्जाम दे उसमें ये पूछा जाता है कितनी समितियां थी, या फिर इसमें से किसी एक समिति का नाम दे देंगे या उससे पूछेंगे किसके अध्यक्ष कौन थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी वो प्रारूप समिति समिति थी जिसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे और इसमें 7 और अन्य सदस्य थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके भी अध्यक्ष पटेल जी थे। प्रक्रिया नियम समिति, इसे सही कर लीजिएगा, नियम होगा, नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब आगे देखते हैं हम संविधान का प्रभाव में आना। 4 नवंबर 1948 में संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया जाता है, ठीक है। फिर इस पे 15 नवंबर 1948 में संविधान पर दूसरी बार विचार किया जाता है। फिर 14 नवंबर 1949 में तीसरी बार विचार किया जाता है और फिर उसके बाद संविधान को अपनाया जाता है। हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पोस्ट प्रस्ताव पेश, ये जो है अंबेडकर जी ने ये प्रस्ताव पेश किया जिसमें 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने, उस समय जितने लोग उपस्थित थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाए गए। संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट टाइम में जो संविधान है, मूल रूप से जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में संविधान में जो है 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। बी.आर. अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, भारत के संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। भारत के संविधान के निर्माण के में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, या कहें कि इनकी मुख्य भूमिका थी। वही प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति क्या काम करती थी? सारी समितियां किसी भी विषय पे बात करती और फिर उसे प्रारूप समिति में पेश किया जाता था। फिर सभी लोग मिलकर उस पे बात करते थे। फिर एक निष्कर्ष निकाला जाता था कि हम इन विषयों को रखेंगे, इन मुद्दों को रखेंगे, ये अधिकार देंगे, ये अधिकार नहीं देंगे। फिर एक फाइनल उसका ड्राफ्ट बनाया जाता था और फिर उसे संविधान में ऐड किया जाता था। तो ये प्रारूप समिति का काम था और यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो ये पूछा जाता है भारतीय संविधान के जनक कौन है या भारतीय संविधान के वास्तुकार कौन है? तो बी.आर. अम्बेडकर जी। नागरिकों के बीच में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष, यहाँ पे ये 20 है, इसे 26 कर लीजिएगा। देखिए, नागरिकों के बीच में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2015 से 2000 डेट जो रहती है 19 नवंबर 2015 से भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने संविधान दिवस के रूप में घोषणा करते हैं और 2015 के बाद से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यहाँ 20 नवंबर है, इसको आप लोग 26 नवंबर कर लीजिए। पता नहीं क्यों पेन चल नहीं रही है इस पे, तो इसे आप 26 नवंबर कर लीजिएगा। आलोचना, अब इसकी आलोचना हम देख लेते हैं। 1 मिनट, आलोचना देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी और उनके बारे में, उनके विषय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनके नाम क्या थे वो जान लेते हैं। इससे बहुत से कई क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से कोई 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और ये आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा में इसमें कौन सी ऐसी महिला थी जो संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो अगर आपको ये 15 नाम याद होंगे या पता होंगे, इतना कोई याद नहीं कर पाता, लेकिन आप एक बार ऐसे इसको रफली ऐसे देख लीजिए ताकि आपके माइंड में मतलब आ जाए। तो कोई 3 नाम दिया रहेगा
और एक नाम कोई किसी और का दे दिया जाएगा, तो उसमें पूछेगा इसमें संविधान सभा में ये कौन-सी महिला सदस्य नहीं थी। तो आपको पता होगा तो आप उस पे टिक कर देंगे, या फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कोई 4 ऑप्शन दिए जाएँगे और उसमें एक ऑप्शन सरोजिनी नायडू जी का दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इसमें संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थे? तो अगर आपको याद होगा तो आप सरोजिनी नायडू पे टिक कर देंगे। देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, वो पंडित नेहरू जी की बहन थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी वो। और उनके जो पहला हमारा कैबिनेट बनता है, उसमें वो कैबिनेट मंत्री के तौर पे भी अपनी भूमिका निभाई है। और राजकुमारी अमृत कौर जो थी, वो भी गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका थी। अब सरोजिनी नायडू हो गई, सरोजिनी नायडू जो थी सरोजिनी नायडू जी जो जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी 1925 में। सुचित्रा कृपलानी और ये पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं उत्तर प्रदेश की, और सुचित्रा कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं और वो भी उत्तर प्रदेश की रही हैं। तो पूर्णिमा बनर्जी, लीला लाजमी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, हेसा मेहता है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, हंसा मेहता होगा यहाँ पे। मेरा पेन सही नहीं मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, नहीं तो हम सही कर देते हैं। कमला चौधरी हो गई, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षानी बेला यूथन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्क्रिनी, आयुष स्वामीनाथन। ये 15 महिलाएं थी। एक बार इनके नाम आप देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इतना कंप्लीट हो गया तो अब हम आलोचना पढ़ते हैं। देखिए, आलोचना में ग्रेनविल ऑस्टिन जी कहते हैं संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ऐसा आलोचक ऐसा आरोप लगाते हैं कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। मीन्स कांग्रेस संविधान सभा में जो भी मेंबर थे वो कांग्रेसी ही थे, कांग्रेस के सदस्य थे, और या फिर कहेंगे कांग्रेस ही संविधान सभा थी। ऐसा आरोप लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, उनका चुनाव हुआ था। वो विभिन्न धर्मों से आते थे, विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पारसी भी थे, ईसाई भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, अल्पसंख्यक भी थे, महिलाएं भी थी। और उसमें कई पेशे से लोग थे, कोई वकील था, कोई उद्योगपति था, कोई शिक्षक था, कोई सामाजिक कार्यकर्ता था, और कई भाषी, कोई हिंदी क्षेत्र से था, कोई नॉर्थ इंडिया से था, तो कोई साउथ इंडिया से था, कोई पूर्वोत्तर भारत से था। तो सबका प्रतिनिधित्व था। बस यही था कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए तो उसपे वोटिंग नहीं हुई थी, और जैसे आम चुनाव में होती है, हमारे यहाँ लोकसभा, विधानसभा चुनाव में जैसे वोटिंग होती थी है, वैसी वोटिंग नहीं हुई थी। अब जैसे राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, राज्यपाल जी का चुनाव होता है, तो वैसा चुनाव हुआ था। वैसे अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, लेकिन वो भारतीय लोग ही थे, भारतीय हमारे देशवासियों में से ही चुन के गए थे। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थे। प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, मतलब ये भारतवासियों का प्रतिनिधि नहीं कर रही थी। ये देश की जो जनता थी, देश भारतीय जो भारतवासी थे, उनका प्रतिनिधि नहीं कर रही थी। इसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। मतलब जैसे आजकल आम चुनाव होते हैं लोकसभा का, विधानसभा का, वैसा चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन हमारे ही बीच से चुन के सदस्य गए थे। पर अब ऐसा आरोप लगता है, कोई भी चीज़ होगा, कोई भी चीज़ बनेगी, तो कुछ लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग उसकी आलोचना करेंगे, और आलोचना करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आलोचना सबकी नहीं की जाती है, जो चीज़ें ख़ास होती हैं उन्हीं की जाती है। जो व्यक्ति ख़ास होता है, जो वस्तु ख़ास होती है, उसी की आलोचना होती है। हर किसी की आलोचना नहीं होती। अगर किसी की आलोचना हो रही है तो समझिए वो अपने आप में बहुत ख़ास व्यक्ति है, वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, तभी उसकी आलोचना हो रही है। नहीं तो क्यों किसी की कोई आलोचना करेगा? जिसके पास कुछ नहीं उसकी क्यों कोई आलोचना करेगा? संप्रभुता का अभाव, किसमें संप्रभुता का अभाव था कि जो संविधान सभा के, उनका ऐसा आरोप था कि जो संविधान सभा के मेंबर थे वो हर एक चीज़ जो है ब्रिटिश
सरकार से, ब्रिटेन के सरकार से पूछ के करते थे कि हम सारी बैठ जितनी भी बैठकें वो करते थे, जितने भी अधिवेशन उनके होते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेके करते थे। वो स्वतंत्र नहीं थे, वो अपने मन से ये चीज़ें नहीं करते थे, तो संप्रभुता का अभाव था, ऐसा आरोप लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आलोचना में आती हैं। संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी, ऐसा आरोप लगता था। और समय की बर्बादी, देखिए जैसे अमेरिकी संविधान हुआ, वहाँ के संविधान निर्माता जो थे लॉर्ड जेफरसन और मेडिसन, लॉक का तो बहुत प्रभाव पड़ा था, बाकी संविधान का निर्माण जो है वो मेडिसन और जेफरसन ने किया था और उन्होंने मात्र 40 दिनों में संविधान को निपटा दिया था, मात्र 40 दिनों में संविधान बना दिया था और केवल 7 अनुच्छेद थे उसमें, 7 अनुच्छेद और यहाँ पे 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, लगभग 3 साल के आसपास का समय लगा था और वहीं अमेरिका के संविधान को बनाने में केवल 40 दिन लगे थे। तो उनका ऐसा मानना था कि ये एक तरह से समय की बर्बादी की ये लोग। लेकिन भारत की परिस्थितियाँ अलग थी। संविधान निर्माताओं के समय इसके समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ थी। संविधान का निर्माण करना आसान काम नहीं है या फिर जैसे अब भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इनके लिए संविधान का निर्माण करना आसान नहीं है। क्योंकि अमेरिकी संविधान को देखें तो उन्होंने जो संविधान बनाया था, जेफरसन और मेडिसन ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान 300 वर्षों से लेके आज तक वो संविधान उसी संविधान को अपनाया गया है, वही संविधान आज तक काम कर रहा है। वहाँ की सरकार, वहाँ के नागरिक, वहाँ की शासन व्यवस्था उसी संविधान को मानती है, उसी संविधान को पूजती है। लेकिन अभी हम म्यांमार, तो अगर हम इसकी बात करें तो संविधान का निर्माण करना बहुत कठिन है। भारत की बात करें तो भी संविधान का निर्माण करना बहुत कठिन है क्योंकि 1950 के बाद से आज तक हमारे देश में वही संविधान लागू है। लेकिन अगर हम म्यांमार की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें तो हम कह सकते हैं कि संविधान का निर्माण करना बहुत आसान है। म्यांमार ने अभी तक में 5 बार संविधान का निर्माण कर चुका है। पाकिस्तान तो हर साल ही अपना संविधान बनाता है। तो इन देशों के लिए संविधान का निर्माण करना आसान है। लेकिन हाँ, जो ये देश हैं, उनके लिए संविधान निर्माण करना बहुत कठिन बात होती है। सिर्फ लिख देना बड़ी बात नहीं होती, उसको अपनाना, उसको आत्मार्पित करना, ये बड़ी बात होती है। स्वयं मतलब उसका वैसा आचरण करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ लिखना बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ नोट्स बनाना बड़ी बात नहीं होती, पढ़ना बड़ी बात होती है। और पढ़ते टाइम कितना याद रहता है, ये बड़ी बात होती है। अब उसके बाद क्या था, समय की बर्बादी हो गया, कांग्रेस का प्रभुत्व, फिर वही बात आ जाती है कि कांग्रेस का ही वर्चस्व था, कांग्रेस का ही प्रभुत्व था, लेकिन ऐसा नहीं था। अब कांग्रेस में हर तबके के लोग आते थे, हर क्षेत्र के लोग आते थे, हर धर्म के लोग थे, महिलाएँ भी थी, अल्पसंख्यक भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन अब आलोचक हैं, ये सारी चीज़ें आलोचना के अंतर्गत आई हैं। वकीलों और सबसे लास्ट क्या है, वकीलों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। अब भाई संविधान वही बनाएगा जिससे संविधान के बारे में नॉलेज होगा, जो जानेगा। अब संविधान के निर्माण के समय विश्व के जो तमाम देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनके संविधानों का अध्ययन किया गया। तब जाके भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और जेनिंग्स, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। ये इसका अपना मौलिक कुछ भी नहीं, इसने अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिया, आयरलैंड से निर्देशक तत्व ले लिया, जर्मनी से आपातकाल ले लिया, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को ले लिया, अमेरिका से न्यायालय की सर्वोच्चता को ले लिया। तो मतलब ये उधार का थैला है, इसका मौलिक रूप से मूल कर्तव्य वो रूस से ले लिया, इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। ये हर जगह के संविधान में इसको जो दिखा वो ले लिया, उधार का थैला है। तो जेनिंग्स ऐसा आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो तुलनात्मक अध्ययन किया और जिसको जो चीज़ें सही लगी कि ये हमारे नागरिकों के लिए सही है, उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ये उचित रहेगा, ये अच्छा रहेगा, उन लोगों ने अपने हिसाब से उन लोगों ने अपना बेस्ट दिया था, एक सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया था। अब हम उसे लागू ना कर सकें तो वो हमारी गलती है। आजकल विपक्ष जो है
हाथ में संविधान की कॉपी लेके टहलते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में कैसे है? संविधान खतरे में नहीं है। हम ये देखें कि हमने क्या किया? हम हमेशा अधिकारों की बात करते हैं, हम कर्तव्यों को क्यों भूल जाते हैं? अगर हम नागरिक हैं, हमें अधिकार मिलने थे, तो हम नागरिक हैं, तो उस नागरिक होने के नाते हमारे पास कर्तव्य भी तो होने चाहिए देश के प्रति। हम कुछ भी करें, हम देश की आलोचना ना करें, हम देश को विभाजित होने से बचाएँ। हम धर्म या जातियों में ना बटें, हम एकजुट होके रहें। हम भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो रीति-रिवाज है, भारत की महानता जिन मूल्यों से है, उनके जिन आदर्शों से है, हम उसे ध्यान में रख सकें। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया और आज हम उस देश को बाँटने की बात करते हैं। ये बहुत गलत बात है। कम से कम हम कुछ नहीं तो उनके आदर्शों के बारे में सोच लें। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के बारे में सोच लें, लाला लाजपत राय जी के बारे में, तिलक जी के बारे में सोच लें। कितनी सारी यातनाएँ इन्होंने सही दी, कितना जेल गए थे। वो भी चाहते तो ना करते, उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित को साइड में रख दिया और उनके लिए देश सर्वश्रेष्ठ था, देश फर्स्ट था। उनके लिए नेशन जो है वो फर्स्ट था, सेल्फ जो है वो लास्ट था। तो ये बातें हुई थी। तो हम उन मूल्यों को अपनाएँ, उन आदर्शों को अपनाएँ, बिना नैतिकता को अपनाए कोई भी देश सफल नहीं हो सकता है, किसी भी देश का लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। तो ये कंप्लीट हो गया भारतीय संविधान का निर्माण। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान क्या है? उसकी ज़रूरत क्यों है? संविधान क्या है? संविधानवाद क्या है? अमेरिका का संविधान कैसा है? ब्रिटेन का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसी है? उसमें कौन-कौन से लोगों ने उसमें कौन-कौन से लोगों ने भाग लिया था? इन सारी चीज़ों पे हमने बात किया। हमने संविधान की आलोचना भी देखी। अब हम भारतीय संविधान की विशेषताएँ देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ। देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता सबसे विस्तृत लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो ये लिखित है और अमेरिका का संविधान भी लिखित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। इतना बड़ा संविधान बनाने का मतलब इतना ज़्यादा अनुच्छेद को शामिल करने का क्या आशय था? देखिए इसके कारण क्या थे? भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार एवं विविधता। भारत में इतनी विविधताएँ हैं, इतने धर्म के लोग हैं, इतने जातियों के लोग हैं। भाषा के रूप में भाषा अगर भाषा को देखें तो भाषा के क्षेत्र में लोग अलग हैं। जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं, वो हिंदी को अपनाना चाहते हैं। जो साउथ इंडिया वाले लोग हैं वो इंग्लिश को अपनाना चाहते हैं। उधर पूर्वोत्तर भारत को देखें तो वहाँ अलग है। पश्चिमी भारत को देखें तो वहाँ ये भाषा को लेके बहुत शुरू से ही विवाद रहा है और आज भी वो विवाद विद्यमान है। तो भारत का विस्तार एवं विविधता, भारत में बहुत विविधताएँ हैं। ऐसा कहें कि भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। भारत शासन अधिनियम 1935 ये स्वयं में बहुत बड़ा था और यहाँ से 60% मतलब भाग चीज़ों को लिया गया। एक तरह से कहें कि 60 मतलब एक तरह से कहें 200 200 के आसपास अनुच्छेद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। केंद्र एवं राज्यों में एकल संविधान। भारत का जो संविधान है, वही संविधान देश भर में लागू होता है और वही संविधान देश के प्रत्येक राज्य में लागू होता है। तो उन चीज़ों और जितने भी भारत में जितने भी राज्य हैं कोई कहाँ कहीं पे इस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, कहीं पे उस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, कहीं पे अल्पसंख्यक विद्रोह कर रहे हैं, कहीं पे उस भाषा के लोग हैं, कहीं पे बहुत सारी विविधताएँ हैं। तो ऐसे में संविधान का बड़ा होना स्वाभाविक था। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। अब संविधान सभा में विधि विशेषज्ञ थे तो उनका भी प्रभुत्व था।
कोई विधि विशेषज्ञ है वो ये चीज़ें कह रहा है, कोई ये चीज़ें, उनकी भी बातें अच्छी लग रही है, उनकी भी बातें अच्छी लग रही है, उनकी भी बातें उचित है, उनकी भी बातें उचित है। तो इस तरह से संविधान को अपनाया गया और इस तरह से संविधान बड़ा हुआ, इतना विशाल हुआ। संप्रभु राज्य, संप्रभु राज्य से क्या आशय है? भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। आंतरिक और बाह्य से क्या तात्पर्य है? आंतरिक मामले ऐसे कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी, भारत सरकार भारत के नागरिकों के लिए कैसे कानूनों का निर्माण करेगी, कैसे कानूनों का निर्माण नहीं करेगी, कौन-सी योजनाएँ लाएगी, कौन-सी योजनाएँ नहीं लाएगी। कुछ भी भारत सरकार भारत के भूभाग के अंदर कुछ भी करे, उसके लिए भारत सरकार स्वतंत्र है। वो किसी भी विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा या वहाँ किसी भी विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये भारत के आंतरिक मामले हो गए और भारत के बाह्य मामले क्या होंगे कि भारत अपनी विदेश नीति में संप्रभु है। विदेश नीति से तात्पर्य ये है कि भारत किन देशों के साथ में संधियाँ करेगा, किन देशों के साथ में संधियाँ नहीं करेगा, किन देशों के साथ में समझौता करेगा, कहाँ किन देशों के साथ में समझौता नहीं करेगा। भारत का कौन मित्र राष्ट्र है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख लें जब रशिया का और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो जितने भी पश्चिमी देश थे जैसे अमेरिका हो गया तो वो सारे देश मिलके रूस पे जो है प्रतिबंध लगा रहे थे कि जो-जो चीज़ें जो-जो देश रूस से लेता है वो सारी चीज़ें बंद हो जाए। रूस जो है वो मानवता के हनन विनाश पे उतर आया है, मानवता के खिलाफ वो युद्ध कर रहा है, यूक्रेन से जो युद्ध कर रहा है वो। क्योंकि यूक्रेन रूस के मुकाबले काफ़ी छोटा देश था और यूक्रेन के पास उतने सैन्य संसाधन नहीं थे, उतना विकास नहीं था यूक्रेन का। तो बहुत पश्चिमी देशों ने रूस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। लेकिन मोदी जी रूस से तेल लेते थे और वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किए और उसके साथ में वो यूक्रेन को मानवीय सहायता भी प्रदान किए। तो ये भारत की कूटनीति है, ये भारत की विदेश नीति है। इसमें मोदी जी स्वतंत्र हैं, वो मान्य नहीं कर सकते हैं कि हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहा है वो चीज़ माने। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को मान्य नहीं करेंगे। हाँ, मोदी जी को अगर उचित लगेगा कि रसिया से तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तो वो अगर उन्हें उचित लगेगा तो वो लेंगे, उन्हें अनुचित लगेगा तो वो नहीं लेंगे। तो भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। वहाँ पे किसी भी विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं है। जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौते में इच्छानुसार मानने व ना माने। अंतर्राष्ट्रीय समझौता वही हो गया कि भारत किन देशों के साथ संधि करेगा और किन देशों के साथ संधि नहीं करेगा या समझौते नहीं करेगा। के लिए स्वतंत्र संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो वहाँ आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्य रसिया से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता जो है संविधान की सर्वोच्चता होगी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी, ये सब अमेरिकी संविधान से लिया गया। संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई। अर्थसंघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा से ली गई। आपातकालीन व्यवस्था जो है वो जर्मनी से ली गई है। तो भारत कई बहुत सारे देशों को मिला के भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अब जिसमें अमेरिकी, ब्रिटेन, रूस, कनाडा, आयरलैंड, जापान, दक्षिण अमेरिका आदि के संविधान, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। भारत का जो संविधान है, जैसे अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर है। मीन्स वहाँ पे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठोर है। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला है और भारत का वहाँ के संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लचीली है, आसान है। साधारण बहुमत के द्वारा वहाँ पे ब्रिटेन में संशोधन हो जाते हैं। लेकिन भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों का समन्वय है। जैसे लचीला हो गया, जैसे भारत के किसी भी राज्य में किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, किसी भी राज्य के भूभाग को कम करना हो या बढ़ाना हो, ये साधारण संशोधन में आएगा। लेकिन अब जैसे जीएसटी बिल लेके आना था, तो ये कठोर संशोधन में आ जाएगा, ठीक है? साधारण संशोधन जो है सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं उसमें उसमें उसका 50% बहुमत होता है। साधारण संशोधन उपस्थित और मतदान करने वाले जो व्यक्ति रहते हैं उसका 50% रहना चाहिए। और लचीला संविधान
ये ब्रिटेन में हो गया। अब आगे देखते हैं। एकात्मक संघीय व्यवस्था। एकात्मक संघीय व्यवस्था जैसे संघीय विशेषताएं क्या है? दो सरकार जैसे केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। शक्तियों का विभाजन है, केंद्रीकरण नहीं है, मतलब केंद्र सरकार के पास भी शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास शक्तियां हैं और स्थानीय स्वशासन भी है। ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण कब कब होता है? जब आपातकाल लागू होता है, और आपातकाल 3 परिस्थितियों में लागू होता है, मतलब 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई। एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध, बाह्य आक्रमण, जब ऐसी परिस्थितियां देश में आती हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाता है। और राष्ट्रपति शासन जब किसी भी राज्य का शासन सही सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो वहाँ का जो राज्यपाल रहेगा वो एक लेटर लिखेगा और फिर उसके बाद जो है अध्यादेश जारी किया जाएगा और फिर वहाँ पे उस स्टेट का जो रहेगा शासन वो सीधे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा। तो ऐसे समय पे शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, क्योंकि सारी शक्तियां मुख्यमंत्री से कहाँ ट्रांसफर हो जाती हैं? राज्यपाल के पास में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो वहाँ पे या फिर राष्ट्रपति के पास में, वहाँ पे फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, संविधान की सर्वोच्चता भी है कि यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि यहाँ पे संविधानवाद है। संविधानवाद से तात्पर्य विधि के शासन से है, कानून के शासन से। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष यहाँ जैसे मोदी जी है वो सर्वोच्च नहीं है, वो संप्रभु नहीं है। संप्रभु कौन है? यहाँ की जनता संप्रभु है। अगर मोदी जी संप्रभु जैसे अभी माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो संविधान की कॉपी हाथ में लेके टहलते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में। अगर यहीं पे मोदी जी सर्वोच्च होते या मोदी जी संप्रभु होते तो कोई संविधान की कॉपी लेके टहल पाता? बिल्कुल भी नहीं। अब उत्तर कोरिया में आप चले जाइए, वहां पे आप कहिए कि संविधान खतरे में है, संविधान की आलोचना करिए, तो देखिए आपके साथ क्या होता है। तो वहां पे संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहां पे व्यक्ति सर्वोच्च है, वहां पे व्यक्ति संप्रभु है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में मोदी जी संप्रभु नहीं है, मोदी जी सर्वोच्च नहीं है, यहाँ का संविधान सर्वोच्च है। यहाँ का संविधान सर्वोच्च है, तभी हम संविधान की कॉपी हाथ में लेके टहल रहे हैं, तभी हम सरकार की आलोचनाएं कर पा रहे हैं, हमें जो मन में आ रहा है हम वो बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष सर्वोच्च नहीं है। अब भारत, ये भारतीय लिखा है, इसको भारत कर लीजिएगा। मेरी पेन नहीं चल रही, नहीं सही कर देते हम। भारत का संविधान कठोर कठोर संविधान में क्या आता है? ये कठोर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में उसका प्रावधान किया गया है और इसमें विशेष बहुमत आ जाता है। 2/3 सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, ये कठोर संशोधन में आ जाता है। जैसे जीएसटी बिल लाना था, जीएसटी बिल पास करना था, तो उसमें कठोर संविधान जो संशोधन की जो प्रक्रिया थी वो कठोर के अंतर्गत आती है। और लचीला जो संविधान संशोधन की जो लचीली प्रक्रिया है वो भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है। इसमें साधारण बहुमत द्वारा, जैसे किसी भी स्टेट का नाम परिवर्तन नहीं कह सकते हैं, नाम परिवर्तन, या कोई भी स्टेट है उसको किसी और स्टेट में मिलाना है, या कोई स्टेट बड़ा है उसको आधा करके उसमें दो राज्यों को बनाना है, या किसी भी स्टेट के राज्य के भूभाग को और बढ़ाना है, तो ये साधारण संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आ जाएगा। ठीक। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का सम्मिश्रण। संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता से क्या आशय है? ब्रिटिश संसद जो है वो संसदीय प्रमुख है। ठीक है, ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। ये ब्रिटिश संसद। न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिकी उच्चतम न्यायालय हो गई, यहाँ उच्चता लिखा हुआ, उच्चतम न्यायालय होगा। देखिए, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का सम्मिश्रण है।
संसदीय संप्रभुता वो ब्रिटेन से लिया गया है, न्यायिक सर्वोच्चता वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है? इसमें संसदीय संप्रभुता में उत्तरदायित्व की भावना आती है, सीमित शासन आता है, यहाँ पे स्थिरता कम होती है और उत्तरदायित्व अधिक होता है। जैसे अभी लोकसभा में कोई एक मंत्री है, उस पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जा कोई एक मंत्री है, उस पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो वहाँ पे पारित हो जाता है, तो पूरी लोकसभा को त्यागपत्र देना होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। व्यक्ति लाया गया एक व्यक्ति पे, लेकिन त्यागपत्र कौन देगा? पूरी लोकसभा देगी। जैसे अटल जी की गवर्नमेंट थी, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और 13 दिन में सरकार जो है वो गिर जाती है। उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। ये न्यायिक समीक्षा से क्या आशय है? जैसे अभी सरकार कोई भी विधि बना रही है, कोई भी कानून बना रही है, जिसमें जो नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है, जिससे नागरिकों के अधिकार सीमित होते हैं। ये हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जिससे नागरिकों के अधिकार सीमित होते हैं, तो हम वहाँ पे ये करेंगे, वहाँ पे न्यायालय जो है उस चीज़ की समीक्षा करेगी कि हाँ, क्या ये विधि सही है? क्या ये विधि नागरिकों के लिए उचित व्यवस्था कर रही है या नहीं कर रही है? नागरिकों को अधिकार प्रदान कर रही है कि नहीं कर रही है? तो उस चीज़ की न्यायालय जो है समीक्षा करेगा और अगर न्यायालय को लगता है कि ये नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर रही है ये विधि, तो वहाँ पे न्यायालय जो है उस चीज़ को उस विधि को जो है उस कानून को रद्द कर देगा। अब आपातकालीन प्रावधान पहले ये देख लेते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय आ जाएगा, उच्च न्यायालय आ जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय आ जाएगा। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों समकक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और उच्च न्यायालय उससे नीचे है, दोनों समकक्ष हैं। अब जैसे मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। दोनों जो न्यायालय हैं वो हमें संरक्षण देंगे, हमारे लिए व्यवस्था करेंगे कि हमारे हमारे अधिकारों का हनन ना हो। और संसदीय शासन प्रणाली अध्यक्ष यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को कैसे अपनाया गया है? जो अध्यक्षात्मक है वो अमेरिका से और जो संसदीय है वो भारत से लिया गया। यहाँ पे सम्मिलित रूप है, दोनों का मिला हुआ रूप है। ब्रिटिश संसद से भिन्नता संप्रभु वंशानुगत प्रमुख देखिए संसदीय शासन प्रणाली अमेरिका की जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक है और ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय है और भारत में दोनों रूपों को अपनाया गया है। नॉर्मली अगर हम देखें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन जब आपातकाल लागू होता है तो शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। तो वहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत जो है अर्धसंघात्मक देश है, ठीक है? भारत अर्धसंघात्मक देश है। तो संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया गया, ये क्वेश्चन बहुत आता है। और ब्रिटिश संसद से भिन्नता संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन से अपनाया, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में और भारत की संसदीय प्रणाली में क्या भिन्नता है? देखिए, ब्रिटेन में जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ जो है राज्यसभा और कॉमन सभा, 2 हाउस है और भारत में भी उच्च सदन और निम्न सदन है, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है? लेकिन वहाँ का जो प्रमुख है, जो देश का वहाँ पे प्रधानमंत्री के पास में वास्तविक शक्तियाँ हैं और वहाँ का जो राजा है, जो क्राउन है, जो वहाँ का जो राजा है, उसके पास में नाम मात्र की शक्तियाँ इससे आशय ये है कि राजा के नाम से शासन किया जाएगा, राजा के नाम से शासन प्रधानमंत्री करेगा। नाम राजा का होगा, साइन राजा की होगी, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास में होंगी और वहाँ का जो राजा है, वहाँ का जो देश का प्रमुख है, जो वहाँ जिसके नाम से शासन होता है, जिसके नाम से सारी सारी विधियाँ बनती है, जिसके साइन होते हैं, जिसके हस्ताक्षर होते हैं, वो वंशानुगत होगा। वहाँ जो राज परिवार है, जो राजघराना है, वहाँ का जो राजा है, उसका उत्तराधिकारी उसी का बेटा या फिर उसी की बेटी होगी। लेकिन भारत में क्या है? भारत में गणतंत्र है। भारत का जो मुखिया होगा, भारत का जो प्रमुख होगा, भारत का जो राष्ट्रपति होगा, वो आम जनता के बीच से ही चुन के जाएगा। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो एक जनजातीय समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं, वो आदिवासी महिला है, वो
वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। वो भारत के लोगों के बीच से ही चुन के गई हैं। यहाँ पे वंशानुगत नहीं है, यहाँ जनता के बीच से ही चुन के जाएँगे और वही राष्ट्र के प्रमुख होंगे, वही राष्ट्र के मुखिया होंगे और उन्हीं के नाम पे शासन चलाया जाएगा। नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होंगी। इससे ऐसे ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम पे शासन करेगा। हुँ। अब यहाँ आपात संबंधी प्रावधान है। आपात संबंधी प्रावधान जो है वो अ, जर्मनी से लिए गए हैं और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए। आपात संबंधी प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रपति शासन 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण अ, और के आधार सशस्त्र विद्रोह हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया और इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जिसका आर्टिकल है 352 और राष्ट्रपति शासन जो है वो अगर किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं की जा पा रही है, तो वहाँ का जो राज्यपाल होगा वो एक लेटर लिखेगा, अध्यादेश जारी करेगा, फिर वहाँ का जो उस राज्य का जो शासन है वो सीधे राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगा। वहाँ पे फिर राष्ट्रपति वहाँ का उस राज्य का शासन उस राज्य पे शासन करेगा मतलब वहाँ पे देखेगा। वहाँ पे फिर मुख्यमंत्री का कार्यकाल कुछ समय के लिए चाहे वो 2 महीने, 3 महीने जो भी उसका कार्यकाल रहता है आपातकाल का, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहेगा मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहेगा वो वहाँ पे स्थगित हो जाएगा। तो और वित्तीय आपातकाल जो है अगर किसी भी स्टेट में आर्थिक रूप से मतलब अभाव हो जाता है या फिर आर्थिक तंत्र जो है उसका कमज़ोर हो जाता है, तो वहाँ वित्तीय आपातकाल लग जाता है। ऐसा आज तक में अभी तक में जब से संविधान लागू हुआ है, किसी भी स्टेट में वित्तीय आपातकाल लगाया तो नहीं गया है। तो ये देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। हाँ ये सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है 352। अब आगे देखते हैं हम। मूल अधिकार। देखिए, मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। मूल अधिकार एक ऐसा पार्ट है कि अगर ये भारतीय संविधान में ना रहे, तो बताइए क्या भारत का संविधान उत्तर कोरिया जैसा नहीं हो जाएगा? अगर भारतीय संविधान में मूल अधिकार को या भाग 3 को हटा दिया जाए, तो भारत का संविधान कैसा होगा? मुझे लगता है उत्तर कोरिया जैसा होगा या उससे भी ज़्यादा खराब होगा। खराब तो नहीं कह सकते हैं लेकिन जब नागरिकों के पास अधिकार ही नहीं रहेंगे तो फिर बात वही हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष का शासन हो रहेगा, कोई व्यक्ति विशेष संप्रभु रहेगा। नागरिकों को प्राप्त अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। मौलिक अधिकार में क्या है? मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं। ये नागरिकों के लिए अधिकार है, ये नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए है और अगर कोई भी सरकार कोई भी विधि, कोई भी कानून ऐसा बनाती है जिससे ये लगे कि हाँ, यहाँ पे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो अधिकार जो है रद्द कर दिए जाएँगे, जो मौलिक अधिकारों को सीमित करेंगे। तो और शक्ति को सीमित करते हैं, ठीक है? नागरिकों के अधिकार को बढ़ाते हैं और राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं और ये सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। इससे आशय ये है कि मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो सापेक्ष है। सापेक्ष से आशय ये है 2 चीज़ें होती हैं, एक निरपेक्ष होती है, एक सापेक्ष होती है। निरपेक्ष से आशय ये हो गया कि जैसे मैं हमेशा सच बोलती हूँ, ये निरपेक्ष हो गया। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो मैं झूठ भी बोल सकती हूँ। ये मैं हमेशा सच बोलती हूँ ये निरपेक्ष है और ज़रूरत पड़ने पे मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, ये सापेक्ष है। इससे ऐसे ये है कि समय, काल, परिस्थितियों के हिसाब से क्या हुआ था? समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से जब अ, अ, अधिकारों को बदल दिया जाए
तो वहाँ पे वो अधिकार जो है सापेक्ष अधिकार हो सकते हैं। जैसे संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन कोई भी अधिकार जो है वो निरंकुश नहीं है। हमें ये है कि हम अपने अधिकारों हमारे पास हमारे अधिकार हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के अधिकारों का हनन करें, तो वहाँ पे सरकार हमारे अधिकारों को सीमित कर देगी और वहाँ पे दंड का प्रावधान है। तो जहाँ दंड का प्रावधान हो जाता है, वहाँ अधिकार सीमित हो जाते हैं, वहाँ अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो ऐसे में इसे जो है सापेक्ष कहा जाएगा, इसे निरपेक्ष नहीं कहा जाएगा। अगर वहाँ पे हमारे अधिकार सीमित ना किए जाते, दंड का प्रावधान ना रहता, तो वहाँ पे ये चीज़ें निरपेक्ष होती। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय जो है ये प्रावधान करेगा, ये व्यवस्था करेगा कि हमारे अधिकारों का जो हनन हो रहा है, वो अधिकार हमारे राज्य द्वारा लागू किए जाए। वो यहाँ पे राज्य की शक्तियों को सीमित करता है और हमारी शक्तियों को बढ़ाता है। और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये निरंकुश नहीं है। जहाँ पे सरकार को लगेगा, वहाँ पे वो ये सॉरी सरकार को क्या, संविधान में भी ऐसा संविधान में भी ये प्रावधान है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले लें, अगर हम अपने घर में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, तो हमें अपने घर में बैठ के ड्रिंक करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम गाड़ी चलाते हुए या रोड पे ड्रिंक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी, किसी और की जान खतरे में पड़ने की संभावना रहेगी, वहाँ किसी और के जीवन का अधिकार जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। आपका जीवन तो खतरे में पड़ेगा ही, आपके साथ-साथ आप दूसरे का जीवन भी खतरे में डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको प्रतिबंधित किया गया है, मतलब यहाँ पे ये जो है ये सापेक्ष अधिकार है, यहाँ पे प्रतिबंधित किया जा रहा है इसको। मूल अधिकार हो गया और अब इसमें क्या है? हुँ, नागरिकता। हमारे यहाँ जो है नागरिकता एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। देखिए, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ के जो नागरिक हैं, जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनके पास अमेरिका की भी नागरिकता है कि वो अमेरिका के नागरिक हैं और वो जिस राज्य में या जिस स्टेट में रहते हैं, उसकी भी नागरिकता है कि वो इस स्टेट के नागरिक हैं। वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जैसे भारत में हम सिर्फ भारतवासी हैं। ये नहीं कि हम मैं यूपी से हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती मैं यूपी की हूँ, मेरे पास यूपी की नागरिकता नहीं। हम चाहे जिस स्टेट के रहें, हम क्या कहलाएँगे? हम इंडियंस ही कहलाएँगे, हम भारतीय हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। हमारे पास सिर्फ भारतीय नागरिक होने की नागरिकता है। ये नहीं कि आप किसी भी स्टेट के हैं तो आपको राजस्थान के तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। आप तमिलनाडु से हैं तो वहाँ की मिल जाएगी, आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। नहीं, सिर्फ ये देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश का विभाजन ना हो, देश में देश को बाँटा ना जा सके, इसलिए यहाँ संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान किया कि भारत में एकल नागरिकता रहेगी, सिर्फ हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, हमारी क्या पहचान है? हम भारतवासी हैं। और ये भारतीय नागरिकता जो है, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई, ब्रिटेन में भी एक ही एकल नागरिकता है, अमेरिका में ही दोहरी नागरिकता है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या आशय है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों का एक समान संरक्षण। राज्य जो है, स्टेट जो है, वो किसी भी धर्म को के लिए विशेष प्रावधान नहीं करेगा। जैसे जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, वो ये नहीं कि किसी धर्म के लिए ज़्यादा सुविधाएँ दे रहा है, किसी धर्म के लिए कम सुविधाएँ दे रहा है। एक तरह से कहें कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी नागरिक राज्य में या देश में निवास कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म को मना सकते हैं, उसका प्रचार-प्रसार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, किसी भी ईश्वर को पूज सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे उन नागरिकों को भी वही अधिकार प्राप्त है जिनका कोई धर्म नहीं है, जो किसी भी धर्म से बिलॉन्ग नहीं करते, किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी भी ईश्वर को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। उन्हें भी वही समान अधिकार प्राप्त है, जो किसी धर्म को मानते हैं, उन्हें भी वही अधिकार प्राप्त है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की और राज्य जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। किसी भी धर्मों के व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य ये नहीं कह सकता मैं हिंदू धर्म से हूँ या मैं सिख धर्म से हूँ, राज्य ऐसा कुछ नहीं करेगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा।
त्रिस्तरीय शासन, त्रिस्तरीय शासन जो है ये गांधी जी का सपना था। ये गांधी जी के सपनों का साकार रूप है, त्रिस्तरीय शासन। गांधी जी कहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जो गांव जो गांव के लोग हैं, जो जमीनी स्तर के लोग हैं, उन्हें भी पता चले, वो भी राजनीति के बारे में जाने। तो इसके लिए नहीं, इसके लिए जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में केवल ये भारतीय संविधान, भारतीय लिखा हुआ है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। केंद्र केंद्र और राज्य, केंद्र में जो है केंद्र सरकार होगी, राज्य में जो है राज्य सरकार होगी, और स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम सभा, जमीनी स्तर पे जो है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। जो गांव के लोग हैं, जो पिछड़े तबकों के लोग हैं, वो भी जाने कि हाँ शासन क्या होता है, राजनीति क्या होती है। वो भी वो भी चुनाव लड़ सके, जैसे गाँव के प्रधान होते हैं उसका चुनाव हो गया, जिला का हो गया, नगर पालिका का हो गया। तो वो भी जाने, वो भी इसमें सम्मिलित हों, वो भी उसमें भाग लें, और वो भी जाने कि हाँ राजनीति क्या होती है, राजनीतिक पकड़ क्या होती है, ये राजनीति कैसे की जाती है, उन्हें भी इन चीज़ों का ज्ञान हो। इसके लिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई, और इस भारत में स्थानीय स्वशासन के जो जनक थे वो लॉर्ड रिपन थे, और स्थानीय स्वशासन जो है वो गांधी जी के सपनों का साकार रूप है। गांधी जी का ये सपना था कि देश का जो शासन हो, देश की जो शासन व्यवस्था हो, देश का जो संविधान हो, उसमें ये व्यवस्था हो कि जो देश का सबसे गरीब व्यक्ति है, जो देश का सबसे गरीब व्यक्ति है, जो देश का सबसे अनपढ़ व्यक्ति है, उसे भी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो, वो भी उसका भी जीवन स्तर उच्च हो, उसे भी समान अधिकार प्राप्त हो, उसकी भी गरीबी दूर, उसकी भी अशिक्षा दूर हो, उसके मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आँखों का एक-एक आँसू पोंछना, ये गांधी जी का सपना था, और उसी सपने का साकार रूप ये है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य की। संविधान के अनुच्छेद सॉरी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है, जो नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं, कि हम कहते हैं हमारे पास ये अधिकार है, हमारे पास ये अधिकार है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भाग 3 में अधिकारों की बात हुई है, और भाग 4 के अनुच्छेद 51 ए में हमारे कर्तव्यों की बात हुई है। हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं। हम कभी भी अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं कि हम एक नागरिक हैं, हम देश के नागरिक हैं, हमारे भी देश के प्रति कोई कर्तव्य है। जैसे एक तरह से कहें कि हम राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम जहाँ पे भी रहें, वहाँ के लोगों को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, कोई पॉलिटी का स्टूडेंट है। हमारे आस-पास गंदगी ना हो, हमारे आस-पास सफाई हो, हमारे आस-पास किसी के साथ किसी भी तरह का शोषण हो रहा है, तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएँ, या उसके लिए जो भी नियम, जो भी कानून है, हम उस पे बात करें। हम उसको न्याय दिलाने की बात करें। कोई गरीब है, उसे शिक्षा के बारे में ये नहीं पता, उसे ये जानकारी नहीं है कि मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूँ या कैसे ना करूँ, उसे लोन के बारे में नहीं पता, उसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो वो हमारा कर्तव्य बनता है। चाहे हम जिस जिस फ़ील्ड के हों, चाहे हम ऐसा नहीं है कि अगर हम पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तभी हम ये कर सकते हैं। हम देश के नागरिक हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जितना ज़्यादा सेवा कर सकें लोगों की, देशवासियों की, अपनी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएँ। जैसे हम धरना देते हैं, हम ट्रेनों को जला देते हैं, बसों को जला देते हैं, या फिर हम पार्कों में इधर-उधर कर देते हैं, सामानों की तोड़-फोड़ करते हैं, या तो ये ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, तो हम सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान ना पहुँचाएँ, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमें अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। मूल रूप से संविधान में जो है 10 मौलिक मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शौर्य सिंह समिति की राय पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और उस समय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, और फिर 11वां मौलिक कर्तव्य वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें ये था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करना अभिभावकों का कर्तव्य होगा, उनके अभिभावकों का कर्तव्य होगा। हमारे कर्तव्य यही हैं
जिसमें हम कुछ कर्तव्यों की बात करें, जैसे हमारे जो आदर्श हैं, अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो हम खड़े हो जाएँ, हम अनुशासित हैं, हम अपने तिरंगे का अपमान ना करें। अगर कहीं पे हम तिरंगे को गिरने ना दें, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो क्रांतिकारी थे, हम उनको अपने दिलों में सँजो के रखें, उनके आदर्शों पे काम करें, उनके मूल्यों का आचरण करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएँ, ये सारे हमारे कर्तव्य हैं। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार मीन्स कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का है या 18 वर्ष से अधिक का है, उसे ये अधिकार प्राप्त है, उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। वोट डालने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार होता है और और जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष था। जब कोई भी व्यक्ति अगर 21 वर्ष का है या उससे ऊपर है या उसकी आयु से अधिक है, तो वो वोट डाल सकता है। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा जो वोट डालने की जो एज है, वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी जाती है और कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी धर्म का आता हो, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा-लिखा हो, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। अगर हम हैं, तो हम भी एक ही वोट डालेंगे, कोई बहुत अमीर है, कोई उद्योगपति है, वो भी एक ही वोट डालेगा, कोई नेता है, कोई अभिनेता, वो भी एक वोट डालेगा, कोई अनपढ़ है, वो भी एक वोट डालेगा, कोई महिला है, वो भी एक ही वोट डालेगी, कोई पुरुष है, वो भी एक ही वोट डालेगा, कोई उच्च वर्ग का है, वो भी एक ही वोट डालेगा, कोई निम्न वर्ग का है, वो भी एक ही वोट डालेगा। तो सभी को वोट देने का अधिकार है, ये हमारा राजनीतिक अधिकार है और ये समान है। किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, भाग 3 में हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में राज्य को अधिकार प्रदान किए गए और ये अधिकार कौन प्रदान किया है? भारतीय संविधान। तो यहाँ पे कैसे अधिकार है? संविधान द्वारा राज्य को प्राप्त अधिकार। संविधान द्वारा राज्य को प्राप्त अधिकार जिसमें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक विचार। उदारवादी के सामने उदार उदारवादी बौद्धिक विचार। बौद्धिक वर्ड आप यूज कर लीजिएगा, हम लिख देते लेकिन मेरी पेन सही नहीं चल रही, मतलब मेरी पेन चल ही नहीं रही है बोर्ड पे, तो आप लिख लीजिएगा। समाजवादी विचार में कौन से विचार आ जाते हैं? सामाजिक आर्थिक कल्याण। समाज का, देश का, राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, अ, अगर वो बहुत गरीब है तो उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, वस्तुओं का समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, सामाजिक कल्याण और महिलाओं के लिए अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, ये सारी स्वास्थ्य की उचित सेवाएं उपलब्ध कराना। कोई व्यक्ति अगर बहुत गरीब है और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और वो बहुत बीमार है, तो उसके लिए भी स्वास्थ्य की उचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना, उसे भी स्वास्थ्य का जो है एक मतलब एक अच्छी बुनियादी जो सुविधाएँ होती हैं, वो एक बहुत अच्छी बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराना, ये राज्य का अधिकार होगा। मतलब नीति निर्देशक तत्व जो है, वो राज्य का मार्गदर्शन करता है और समाजवादी अधिकार में यही सारे अधिकार आते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, सामाजिक कल्याण, महिलाओं के लिए अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, स्वास्थ्य की उचित सुविधाएँ, ये सारी चीज़ें समाजवादी में आती हैं। और गांधीवादी में जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40, ये गांधी जी का सपना था। गांधीवादी विचार में क्या आ जाता है? गांधीवादी अधिकार में कि जो गांधी जी का सपना था, गांधी जी गांधी जी का सपना क्या था? ग्राम स्वशासन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये अनुच्छेद 40, ये गांधी जी का सपना था। पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो, ये गांधी जी का सपना था। कुटीर उद्योगों की स्थापना, छोटे-छोटे जो लघु उद्योग है उनकी स्थापना, ये गांधी जी का सपना था। तो ये सारी चीज़ें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और उदारवाद में जो है हम वन, झील, नदी, तालाब, जो पशु-पक्षी हैं, जीव-जंतु हैं, उनके लिए हम उन्हें संरक्षण प्राप्त करें। जो जीव-जंतु विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनके लिए हम संरक्षण प्रदान करें। सर, बस 5 मिनट। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना।
हम ऐसे हम हम ऐसे समाज का निर्माण करें जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दे। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि वो वोट डालने का जो हमारा अधिकार है, वो राजनीतिक अधिकार है और राजनीतिक अधिकार जो है वो वोट डालने का अधिकार दे देने मात्र से हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र तब तक सुदृढ़ नहीं होगा जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र उन्हें न प्रदान किया जाए। सामाजिक और आर्थिक न्याय उन्हें न प्रदान किया जाए तब तक लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं होगा या फिर लोकतंत्र सफल नहीं होगा। तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। देखिए, जैसे मौलिक अधिकार था, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो वहाँ पे नागरिक जो है न्यायालय जा सकते थे, वहाँ पे न्यायालय उनके लिए प्रावधान करता और उनके अधिकारों को वापस से लागू कराया जाता। वहाँ पे वो न्यायालय जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये न्यायालय नहीं जा सकते हैं, राज्य जो है वो न्यायालय नहीं जा सकता, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तन है यहाँ पे, आप प्रवर्तनीय कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास जो है आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में रहेगी। थैंक यू।